हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट जो हिंदी के साथ साथ जो जनरल पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न का, जो 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं उसका जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस हम यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो भी पुस्तक है उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस पुस्तक से प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगा परीक्षा तक। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें हम लोग जो आज बात करेंगे वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। शुरू करने से पहले वही गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पॉपुलर प्रश्न है और बहुत इजी है क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ कुछ जो तथ्य हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे क्योंकि एक प्रश्न के साथ साथ हमारे अनेक प्रश्न भी तैयार होंगे, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहला दिया गया है 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, याद रखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 15 मई को बात करें तो विश्व परिवार दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मानवीय परिवेश, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन इधर दिए हैं उसे हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक परिवेश या तो जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के अंतर संबंध को। तो पर्यावरण क्या है, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों का जो अंतर संबंध है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं उसे भी आप सभी याद करते हुए देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए जूम करने में थोड़ा कट जा रहा है इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो अपघटक जिसे या नियोजक कहते हैं वह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है मानव क्रियाओं से प्रभावित कौन होता है। तो हमारे जो भी क्रियाकलाप है मानव जीवन के उससे वातावरण प्रभावित होता है। सही यहाँ पे दिए गए हैं। अगला जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो यह 5 जून को। अगला जो दिया गया है राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस श्रेष्ठ में या श्रेष्ठ योगदान में दिया जाता है। तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने वालों को प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किसको प्रदान किए जाते हैं। तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, ऐसे पर्यावरण के साथ जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें इको मार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, यह दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है दिया हुआ है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है। तो यहीं इको मार्क का प्रारंभ किया गया है। अगला जो है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था। तो 1991 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। चलिए अगले कुछ प्रश्न और हैं पर्यावरण से संबंधित उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जैवमंडल एवं बायोम से कुछ दूसरा जो चैप्टर है उससे हम लोग देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित में से कौन एक जीवोम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए जीवोम जो पर्यावरण से युक्त हैं उसे जीवोम कहते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे नहीं है क्योंकि जितने भी जीवोम होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर आते हैं। तो ठीक है, सही उत्तर होगा सी। यहाँ पे इसके जो व्याख्या वाले भाग हैं उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे कहा गया कि बायोम या तो जियोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित करके जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही हम बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम के अंतर्गत जो तथ्य हैं या तो कौन से शामिल है उसे देख लीजिए। सदाहरित वन बायोम होते हैं, पर्णपाती वन बायोम, सवाना बायोम, घास का स्थल भूमि बायोम, मरुस्थली या रेगिस्तानी बायोम, टुड्रा बायोम, यह सभी होते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र बायोम नहीं होता, बल्कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र बायोम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत बायोम आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इतने ही प्रश्न थे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे आप देख लीजिए। थोड़ा जूम करने पे वहीं परेशानी है, कट जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए जो फसली भूमि होती है वह मानव जनित जीवों का उदाहरण है। ठीक है, यह जो होता है फसली भूमि वह मानव जनित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय क्या कहलाता है? तो संक्रमिका या इकोटोन जिसे कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अनुक्रमण कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, यानी इसके द्वारा, तो यूनेस्को द्वारा यह जारी किया गया था। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र क्या है? तो अनुवंशिकी विभिन्नता है। तो यह कुछ तथ्य हैं। चलिए अगले जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वह पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे दो दिया गया पहला प्रश्न की स्टोन प्रजातियाँ क्या हैं? तो की स्टोन प्रजातियाँ क्या है उसे देखिएगा। यहाँ पर्यावरण के संतुलित अवस्था में कोई समुदाय, वे प्रजातियाँ जिनका अपने समुदाय की ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। ठीक है, चलिए कि यहाँ पे जो व्याख्या है उसे देखिएगा। प्रजातियों का वह समूह जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी अथवा समुदाय पर उसके कार्यों तथा अत्यधिक संख्या के कारण होता है उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। ठीक है, ये प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को भी प्रभावित करती हैं और परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित कर सकती हैं। कीस्टोन की प्रजाति की अवधारणा को 1969 में जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट टी पेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। यहाँ पे दिया गया पारिस्थितिकी किसे संबंधित है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका से, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से, ऊतक से। तो यहाँ पे जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जिसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव व उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग एनजी टेंसले महतो ने 1935 ईस्वी में किया गया था, जबकि पारिस्थितिकी का जनक अर्नस्ट हैकल को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एनजी टेंसले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के प्रयोग करने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला जो दिया गया है, पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है किसके विषय में? पक्षियों के विषय में, कोशिका निर्माण के विषय में, या तो यहाँ पे उत्तर दिया है जीव समुदाय तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों के विषय में। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय एवं उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध को अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो यहाँ पे सही उत्तर है सी। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे सुमेलित करना है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल दिए हैं और इससे जो प्रमुख स्रोत हैं वह क्या हैं इसे देखिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल है सिरका का। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में और साइट्रिक अम्ल नींबू में प्राप्त होता है। तो सही उत्तर यहाँ बी है, इसे ध्यान से याद करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं
मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र या तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है वह समुद्र को, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछे गए हैं वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, तो उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर है ए। चलिए अगला जो दिया गया है वह है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में। तो देखिए जैव पारिस्थितिकी जो सबसे समृद्ध होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो सही उत्तर है ए। यहाँ पे दिए गए हैं उसे देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। यह क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान तथा अत्यधिक वर्षा होता है। इसी उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। सही उत्तर है यहाँ पे ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रकार के पदार्थों का संचरण, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 10%। ठीक है, तो लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऊर्जा की औसत 10% मात्रा अगले स्तर पे पहुंचाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। यहाँ पे है, एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटकों का भक्षण करता है। तो मोर किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, अंतिम अपघटक या खाद्य स्फूत शीर्ष। तो यहाँ पे दिए गए हैं, किसी भी परितंत्र में उत्पादक में उच्च उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा होती है उसका स्थानांतरण क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यह शीर्ष पे होगा। देखिए कैसे बनता है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप और मोर। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। तो मोर क्या हो जाएगा, एकदम शीर्ष पे आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध किस क्षेत्र में होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक जो होता है स्रोत वह सौर ऊर्जा होता है। खाद्य श्रृंखला या जो फूड चेन में मानव किस प्रकार में है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो सर्वाहारी को प्राप्त है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वह है पर्यावरण प्रदूषण से कुछ प्रश्न। प्लास्टिक की किस्म जो जैव निम्नीकरणीय है और हाल ही में समाचारों में रही है, जो संगठक इसे जैव निम्नीकरण बनाता है वह क्या है, तो यह है पेट्रोलियम। ठीक है, सही उत्तर है बी। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। यानी ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो एक गैस है वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती, वह क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वह वायु प्रदूषक गैस नहीं मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि वह क्या मानी जाती है, एक ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस है। ठीक है, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायु प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर है बी।
चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है, वह पीने लायक नहीं है, न ही नहाने लायक। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने का एक सूचक है? तो BOD, COD यह दिया हुआ है। तो देखिए जो COD है, जिसका फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में घुलनशीलता ऑक्सीजन की मात्रा को पता करता है, तो इससे पता लगाया जाता है। तो सही उत्तर होगा B। चलिए अगला जो प्रश्न है, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है किस प्रकार से? यानी प्रदूषण की सांद्रता को किस प्रकार से मापा जाता है? तो ppm से, यानी पार्ट पर मिलियन में नापा जाता है। सही उत्तर है B। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करेगा? तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है जो वह सही उत्तर है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा क्या है? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा क्या है? तो काई यहाँ पे जो है वह वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संकेतक है, तो सही उत्तर है C। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर को वायु प्रदूषित कर देती है? तो देखिए जो लेड होता है वह धुआं में निकलता है, यानी वायु प्रदूषण जो होता है वह भारी मात्रा में जो वाहन होते हैं उससे निकलता है। यहाँ पे देखिए लेड धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को या सेल्फ स्टार्ट जो होते हैं उससे रखने वाले शहर को वायु को प्रदूषित कर देती है। ठीक है, चलिए अगला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है? तो देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तो है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वह होते हैं जो कि जिसके कारण पर्यावरण में जो तापमान होता है वह वृद्धि होता है। तो यहाँ से देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभावी वाली गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोक्लोरोफार